सर it will be a daily practice. Within a day or two I'll create the channel, I'll create the YouTube channel for you people, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स जो भी अपने डेली लेक्चर्स की हैं वो ऑलमोस्ट मिल जाया करेंगी. Why this facility is being provided to you? The reason is very simple कि कई बार क्या होता है, we need to see a lecture more than once, multiple times, या फिर अपन कोई रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय अपने को उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर अपने को समझ में नहीं आया, हो सकता है कई बार कि एक टॉपिक को एक से ज्यादा बार अपने को देखने की जरूरत पड़े सो दैट इट गेट्स इनटू आवर मेमोरी. तो उस पर्पस के लिए अपने को इन रिकॉर्डिंग्स को काम में लेना है. वी वी शुड नॉट बी यूजिंग दीज रिकॉर्डिंग्स कि अच्छा क्या है, मैंने तो 8:30 बजे सर की क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो अपन रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, नुकसान नहीं होगा. नहीं, यदि उस पर्पस के लिए आपने अपनी इस चैनल को यूज करने की कोशिश करी तो आई मेक श्योर कि इस पे रिकॉर्डिंग्स अपडेट होना बंद हो जाएंगी, बिकॉज आई वुड रिक्वायर योर लाइव क्लास प्रेजेंस. ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? रिचा जी, सुहान गोयल, एंसल, जिया वोरा. जिया जी एक बार वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. जिया, जिया इज नॉट स्विचिंग ऑन द वीडियो. चलिए कोई बात नहीं. अच्छा, ये हो गई पहली बात. सेकेंड एस्पेक्ट कि सर जैसे अब आपको 4 पेपर्स देने रहेंगे सीए फाउंडेशन में, ठीक है. एक आपका पेपर रहेगा अकाउंटेंसी का, एक आपका पेपर रहेगा बिजनेस लॉज का, एक आपका पेपर रहने वाला है जिसको आप लोग बोलते हैं सर मैथमेटिक्स या स्टैट्स या एलआर, कुछ भी बोल लो, तीनों का कॉम्बिनेशन है. और एक आपका पेपर रहने वाला है इकोनॉमिक्स का. ठीक है सर. ये जो पहले 2 पेपर्स हैं, these first 2 papers will be subjective papers and the next 2 papers will be objective papers. इतना ध्यान है आपको? फर्स्ट 2 पेपर्स विल बी सब्जेक्टिव पेपर्स, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा लिख के एक्सप्लेन करना रहेगा और यहाँ पर बस आपको वो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मतलब गोला बनाना रहेगा. ठीक है, जैसे वो ओएमआर शीट होती है वैसे. चलिए ओके सर. ये जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं ये आपके 3 आवर्स ईच के होंगे. ये 3 घंटे के पेपर होंगे, ध्यान रखना. ये उतने उतने बड़े पेपर्स नहीं होंगे, हालांकि स्पीड इनमें भी पूरी अच्छी चाहिए, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा. ये 3 घंटे का पेपर होएगा अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉस का. ठीक है सर. सर एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी चाहिए एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इज कंसर्न. जहां तक लॉ के सब्जेक्ट की बात है, आपको एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. अदरवाइज आपको समझ में तो सब आएगा. आर यू ओके विद माई हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन थिंग? मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोल रहा हूं, उससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई. चलिए, तो लॉ के पेपर में समझना ही काफी नहीं है सर, आपको याद करके लिखना भी पड़ेगा. तो सर उसके लिए जरूरी क्या है कि डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. समझ में आया? रिकॉर्डिंग्स कहाँ काम आने वाली है? वापस फास्ट ट्रैक यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, 1.25 स्पीड या 1.5 स्पीड पे चला के बीच में पॉज करके, और अपने को अपने डेली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. एक सेपरेट कॉपी बना लेना, पूरा रजिस्टर बना लेना. ऐसा नहीं कि उसमें ही अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, उसमें ही लॉ का काम कर रहे हैं, फिर वापस इको का काम कर रहे हैं, फिर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं. मिक्स कॉपी नहीं चाहिए मुझे, लॉ की सेपरेट नोटबुक चाहिए. और इट विल बी अ डेली प्रैक्टिस कि आप लोग जो भी इसमें शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल बना के अपने ग्रुप पे शेयर करेंगे, जिससे मुझे पता पड़े आप लोग को कितना समझ में आया, या आप लोग की गलती कहीं हो रही है तो मैं उसको आई ट्राई टू रिजॉल्व इट डाउन. ठीक है कि नहीं, इसको ऐसे नहीं और ऐसे एक्सप्रेस करो. तो ये डेली टास्क रहेगा अपना, जो भी क्लास में पढ़ा है. यदि आप लोग क्लास के बाद में इमीडिएटली 15 मिनट लगा के और वो काम कर लेते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता. सर क्यों शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? सारे नोट्स और सारे मॉड्यूल में तो, सीए के मॉड्यूल में तो सब कुछ दिया हुआ है. इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये, इससे आपको पता पड़ेगा कि जिस्ट क्या है. 50 लाइनें पढ़ी हैं,
उसमें से 5 लाइनें कौन सी, 5 पॉइंट्स कौन से काम के हैं, अगली बार वापस 50 लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है सर। नाउ एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इज कंसर्न, जो लॉ का सब्जेक्ट है वो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अकाउंट्स आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं आप लोग ने पहले पढ़ा होगा। आप लोगों ने मैथ से भी कहीं ना कहीं हमेशा 100% आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। लॉ इज द सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है सर। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 मार्क्स के लिए सर हमको कितने अलग अलग चैप्टर्स या मॉड्यूल्स पढ़ने रहेंगे कि सर हेयर इज द की। देखो आप लोग के 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अपने को कवर करने रहेंगे। यू आर रीडिंग द लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पता भी नहीं है आगे पीछे होता क्या है। तो सर ये 7 टॉपिक्स अपने को कवर करने रहेंगे जिनका वेटेज ये है, इस मतलब इस रेंज में नंबर्स आएंगे। इस रेंज में इतने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक 5 नंबर 6 नंबर के लिए है, कुछ में से 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ में से 15 टू 20 मार्क्स, 15 टू 20 मार्क्स, कुछ में से 5 से 10 नंबर और कुछ में से 10 से 15 नंबर, ठीक है सर। आज से 3 अटेम्प्ट पहले सर ये जो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देख रहे हो ना, ये सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में जब सीए इंटर आता था वहां का पोर्शन उठा के अब आप लोगों के कोर्स में डाल दिया। ये 2 या 3 अटेम्प्ट पहले से हो गया, कोर्स रिवाइज हुआ है, ठीक है। ओके सर, जो आपका सेल ऑफ आई एम सॉरी, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका भी इंटर का काफी सारा पोर्शन आप लोगों के सीए फाउंडेशन में आ गया है, ठीक है सर। पेपर्स कैसे आते हैं, पेपर्स को मतलब लॉ का पेपर हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं सर? एक ही आंसर है सर एंड मैम, एक ही आंसर है। आप लोगों ने एक इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग दैट द डेविल लाइज इनटू द डिटेल। हैव यू हर्ड दिस सेइंग, डेविल लाइज इनटू द डिटेल? या फिर हिंदी में बोलूं तो गहरे समुंदर में डुबकी लगाने से मोती मिलता है। ऊपर ऊपर तैर के जाओगे, नीचे नहीं जाओगे तो मोती नहीं मिलेगा। तो सर एग्जैक्टली ये नेचर है लॉ के पेपर का। द डेविल इज इनटू द डिटेल्स। डिटेल में एक एक शब्द को पकड़ के पढ़ाई करोगे, क्योंकि कहीं से भी पूरी इतने पैराग्राफ में एक छोटी सी लाइन पकड़ ली, उससे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। सो डेविल इज लाइंग इनटू द डिटेल, अपने को डेविल को कैच करना रहेगा, ठीक है सर। सर क्या क्या लॉ पढ़ने रहेंगे? सर ये जो पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये अपने को ये बताता है कि सर इंडिया में लॉ क्या है, लॉ कितने तरीके का होता है, लॉ कैसे बनता है। यदि इंडिया में कोई कानून बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, पार्लियामेंट में कैसे पास होएगा, प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा, फिर नोटिफाई होएगा, तब जाके वो लॉ बनेगा, तो वो प्रोसेस क्या है। लॉ कितने टाइप का होता है, यदि मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो अपने को एक तो बन जाता है क्रिमिनल लॉ, एक मिल जाता है सिविल लॉ। नाम से ही फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि चलो ऋचा बांगड़ है, यदि ऋचा बांगड़ के पास में एक घर है, ऋचा बांगड़ इज द लैंडलॉर्ड, उसको वो घर किराए पे देना है यदि, तो सर टेनेंट ढूंढेगी, उसके साथ में एक एग्रीमेंट बनाएगी। यस सर, एग्रीमेंट में क्या होगा, ये घर है, इस घर का पता ये है, मैं इसकी मालिक हूँ, मुझे पूरा देने का अधिकार है, और आपको मंथली 30,000 रुपीज का रेंट मुझे पे करना है 1 से 5वीं तारीख के बीच में। मेरे राइट्स और लाइबिलिटीज ये हैं, आपके राइट्स और लाइबिलिटीज ये हैं। ऐसा करके एक एग्रीमेंट बन जाएगा। अब इसमें से मान लो टेनेंट टाइमली पैसा नहीं दे रहा है, तो ऋचा बांगड़ उसके ऊपर केस करेगी। सर कैसा केस करेगी कि सर सिविल केस करेगी। सिविल केस मतलब कोई उसको जेल में नहीं डाल देंगे कि उसने पैसा नहीं दिया, एग्रीमेंट तोड़ा है ना, जेल में जाने की बात नहीं आएगी। यही कुछ ऐसा होता। ऋचा बांगड़ आपकी कोई फ्रेंड है इस बैच में तो उसका नाम बताइए। कोई? पर कोई भी नाम ले लो, सब दोस्त है। अच्छा कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए खुशबू जी हैं, ये ऋचा बांगड़ जी की मित्र हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में किसी बात पे मतभेद हो गए, दोनों ने एक दूसरे को ले जूते दे दिए, ठीक है। दोनों ने बहुत प्यार से खूब जूते मारे एक दूसरे को। तो अब ये मामला कैसा हो गया, क्रिमिनल हो गया, ठीक है, क्रिमिनल। तो
कुछ केसेस, कुछ सिचुएशंस क्रिमिनल लॉ में डील की जाती हैं। क्राइम, क्रिमिनल में एक वर्ड क्राइम आ रहा है ना, किसी को पीटना, किडनैपिंग कर लेना, बीटिंग कर देना, ये सब कैसे लॉ में कवर होगा सर? क्रिमिनल लॉ में। सर नॉन क्रिमिनल लॉ क्या हो जाएगा सर? सिविल लॉ हो जाएगा। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरी समझ में आ गई आपको? बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं आपको केवल ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूं। तो सर ये दो लॉज हैं, इसमें से हमको क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने कभी सोचा हमको क्या पढ़ना है सर? सिविल लॉ की एक ब्रांच है, सिविल लॉ में भी बहुत सारे लॉज होते हैं, सिविल लॉ की एक ब्रांच है बिजनेस लॉज, हमें वो पढ़ना है अभी फाउंडेशन। ठीक है, तो हमें क्रिमिनल लॉज नहीं, सिविल लॉज में बिजनेस लॉ पढ़ना है। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपको कोई क्लाइंट आएगा और बोलेगा भैया मेरे को एक कंपनी खुलवा दो यार, दो दोस्त आएंगे और बोलेंगे हमको एक कंपनी खुलवा दो ताकि हम अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके, किसके पास में आएंगे? चार्टेड अकाउंटेंट के पास में आएंगे। यस, तो समझ में सर है ना, लॉ तो पढ़ना लॉयर्स का काम होता है। सीए को लॉ क्यों पढ़ा रहे हो सर? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यदि आप बिना लॉ की नॉलेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे सर? आप हैंडीकैप्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कंपनी कैसे चलती है। कंपनी कैसे चलती है पढ़ने जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना पड़ेगा। यस, दो बंदे आए आपके पास में, बोला हमको धंधा स्टार्ट करना है, कंपनी खुलवा दो, तो आपको पता होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट कंपनी कैसे खुलवाते हैं। दो बंदे, वही दो बंदे आए, बोला हमको पार्टनरशिप खुलवा दो, तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक जनों से ही खुलती है ना, अकेला आदमी खुद से पार्टनरशिप थोड़ी ना खोलेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1932 वाली पार्टनरशिप कैसे खोलनी है। ठीक है, दो बंदे आए आपके पास में और बोले हमको काम धंधा स्टार्ट करना है, आप बस हमें कोई बिजनेस फॉर्मेट खुलवा दो। आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट जानोगे कि क्या है, फिर डिसाइड करोगे कि उनको कंपनी फॉर्मेट में जाना चाहिए क्या, या उनको पार्टनरशिप फॉर्मेट में जाना चाहिए क्या, या आजकल तीसरा फॉर्मेट और आ गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सुना है इसके बारे में कभी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थर्ड फॉर्मेट और नॉट? प्रिशा, खुशबू, दक्ष, जिया, वोरा, सुना है बेटा या नहीं सुना है? नहीं यस सर, सुना है। सुना है? हाँ तूने तो सुना होएगा। चलिए कोई बात नहीं सर। चलो, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ते हो तो उसमें कभी कभार कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है अभी तक? कंपनी अकाउंट्स अभी तक पाला पड़ गया कंपनी अकाउंट से या नहीं पढ़ा है? सुहान, पार्टनरशिप अकाउंट से पाला पड़ा है या अब पढ़ेगा सर? कुछ कुछ वहां पर भी पढ़ोगे आप इन सब चीजों के बारे में। तो सर लॉ पढ़ना इसलिए जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी, सर हमको है ना सेक्शंस लॉयर जैसे याद करने की जरूरत नहीं है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के वर्जन से पढ़ने हैं लॉ। ठीक है, ताकि हम अपने मतलब के जो भी हमारे को सीए बनने के बाद में काम करना रहेगा उसका ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज विल बी ए हैंडीकैप चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए जी, कौन सा लॉ पढ़ना रहेगा सर? सिविल लॉ पढ़ना रहेगा। ठीक है, सिविल लॉ की भी एक ब्रांच पढ़नी रहेगी। कौन सी ब्रांच पढ़नी रहेगी कि सर? बिजनेस लॉज, बिजनेस से रिलेटेड लॉज पढ़ने रहेंगे। ठीक है सर, आइए शुरुआत करते हैं। सर बिजनेस लॉ में क्या क्या, मैं आपको सबसे पहले चालू कराऊंगा कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट 2013 से चालू कराऊंगा। सेकंड अपन लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के बाद में एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो कॉमा लगा के आगे ये जो साल लिख रहा हूं, इस साल में ये एक्ट या तो बना है या फिर लागू हुआ है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट कब आया सर? 2013 में आया। तो सर क्या इसके पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? क्या इसके पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? 2013 से पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? होती थी या नहीं होती थी? प्रेशा, व्हाट डू यू थिंक? 2013 से पहले कंपनीज होती थी? हाँ होती थी। तो फिर कैसे होती थी जब कंपनीज एक्ट आया ही 2013 में? तो उससे पहले फिर कैसे हो सकती है सर कंपनीज? क्या सोचते हो बताओ, कैसे हो सकती हैं? सर इससे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। भारत आजाद हुआ ना,
तो उसके बाद में इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपनीज एक्ट 1956 बनाया। फिर सर 50-60 साल इसको चला लिया, उसी में चेंजेस कर करके चला लिया। फिर लगा नए भारत को यार अब बहुत पुराना कंपनीज एक्ट के साथ नहीं, नए कंपनीज एक्ट के साथ काम करना चाहिए। पुराना कंपनीज एक्ट खत्म कर दिया, उसकी जगह नया कंपनीज एक्ट 2013 लेके आए। समझ में आया सबको? रिचा, प्रिशा, जिया वोरा, खुशबू, यस सर। तो सर क्या कंपनीज एक्ट 1956 से पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? 1956 से पहले कंपनीज नहीं खुलती थी? अरे खुलती थी। कंपनीज एक्ट 1913 अंग्रेजों के जमाने का कंपनीज एक्ट था, इसके अंडर खुलती थी। सर इसके अंडर जो कंपनीज बनी हुई हैं आज दिन तलक चल रही हैं। कोई बहुत पुरानी कंपनी जो फेमस भी है, आज भी एग्जिस्ट करती है, नाम बता सकते हो जो कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर बनी हुई है? कुछ सोच सकते हो? कोई एक एग्जांपल, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है इंडिया का जो इस कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ हुआ है, तब पुराना, आज भी चल रही है कंपनी वो। दक्ष अग्रवाल बताओ। सर टाटा एंड सन्स। टाटा सन्स। Tata Sons Limited is a company which was originally registered under the Companies Act 1913। ये कंपनी आज भी 100-125 साल से बदस्तूर चल रही है। ठीक है सर। तो सर क्या कंपनीज एक्ट 1913 से पहले कंपनी नहीं बनती थी क्या? अरे सर बनती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारी कंपनीज थी, हमें अब इससे पुराना जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो सर आपने 3 वर्जन तो बता दिए कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट 2013 बता दिया, कंपनीज एक्ट 1956 बता दिया, कंपनीज एक्ट 1913 बता दिया। ठीक है। तो सर इसके अंडर बनी हुई कंपनी ऑटोमेटिकली नए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी मान ली जाती थी। और जब ये अबॉलिश हुआ और ये नया वाला आया, तो इसके अंडर जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज थी ऑटोमेटिकली नए कंपनीज एक्ट के अंडर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली पुरानी कंपनीज को भी कंपनी माना गया नए एक्ट के अंडर ऑटोमेटिक। समझ में आया काम कैसे चला? ऑटोमेटिकली। इसीलिए तो टाटा सन्स जो 1913 में बनी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली 2013 तक में अपने आप रजिस्टर हुई थी कंपनी मान ली गई, उसको कुछ नहीं करना पड़ा नया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज या फिर कोई ऐसे कोई दूसरे सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट के कोई सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी क्या होती है। व्हाट इज इट? वी आर स्टार्टिंग विद द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ी होगी, डेफिनेशन पढ़ी होगी कंपनी की। कौन बता सकता है? एनी वाइल्ड गेसेस? खराब भी होगी तो भी चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई जरूर मारो। एंसल, मिस्टर फर्नांडीज, Yes, sir. विश यू अ वेरी हैप्पी गुड फ्राइडे इन एडवांस। Yes, sir. चलो तो अब बता दो फिर, कंपनीज एक्ट में कंपनी क्या, मतलब कंपनी क्या होती है, एक रफ डेफिनेशन बता सकता है मेरे को? जहाँ पे लोग काम करते हैं। जहाँ पे लोग काम करते हैं। मेरे घर में है ना एक काम वाली बाई काम करने आती तो मैं कंपनी हो गया कह रहे? कि कंपनी नहीं होगी तो घर सर में रफ काम वाली बाई डेफिनेशन। काम करने नहीं आएगी क्योंकि आप कंपनी नहीं हो। हम्म। अरे देख मेरी क्लास में सब जनों के लिए आई है, ऐसे क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन, इट विल नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ स्टूडेंट भी टीचर को कुछ ना कुछ पूछेगा या टीचर स्टूडेंट से पूछेगा, जब उसको जवाब देना होगा। तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा, वन वे नहीं रहेगा बेटा। ठीक है इंसल? चलो कोई बात नहीं। प्रिशा जी आप बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं कंपनी क्या होती है? सर मैं एंसल से पूर्णतया सहमत हूँ, ऐसा मत बोल देना। नहीं, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। एनी गेसेस? जिया, खुशबू, जिया बोरा जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। हाँ। वो बता, बता ना बेटा, गलत ही बता, बता क्या सोचती है कंपनी मतलब जिधर सब काम करता है और उसके बदले वो लोग को उधर सैलरी मिलती है। ठीक है खुशबू जी, आपका क्या सोचना है कंपनी क्या होती है?
Group of individuals who provide particular goods and services in exchange for something. इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। अच्छा जी, सुहान गोयल। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। चलो, सबने अपने अपने जवाब दिए। मैं आपको एक है ना, इसका एक फॉर्मूला बताता हूं कंपनी की डेफिनेशन का। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लिखते जाना साथ में। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law, having perpetual succession and a common seal. Company is an artificial person created by law, having perpetual succession and a common seal, and last part, separate legal entity. ठीक है, ये नोट कर लेना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, having perpetual succession and a common seal, and it is having a separate legal entity. तो यानी कि देखो, ACPCS कंपनी की डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या निकला? ए कंपनी इज इक्वल्स टू ACPCS। ये याद कर लोगे तो डेफिनेशन अपने आप निकल के आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? कोड वर्ड याद कर लोगे तो कंपनी इज नथिंग बट ACPCS। ठीक है जी, समझाना बाकी है अभी। इस चीज को याद कैसे करना है ये बता दिया मैंने। कंपनी इज नथिंग बट ACPCS, तो इससे याद आ जाएगा। अच्छा हाँ, सर ने बताया था आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिया मोरा जी, माना 8:30 बजे की क्लास है, बड़ा भूख लग रही होगी। ठीक है, क्लास में खाना मत यार, कोशिश करो क्लास में मत खाना, फिर भी कुछ खाना पड़ जाए तो फिर ठीक है खाना। ठीक है, चलो आ जाओ। कई बार भूख बड़ी जोर से लगती है, तो चलो आओ इनको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, सबसे पहला पॉइंट कि सर हमने तो वर्ड पर्सन सुना था, तो आ जाओ मैं आपको आज बताता हूं लॉ के कंटेक्स्ट में पर्सन दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि आप, जैसे कि जिया, जैसे कि खुशबू, जैसे कि सुहान गोयल, जैसे कि रतीश मोदी सर, जैसे कि रिचा बांगर। ठीक है, तो सर अपन सब क्या है? बायोलॉजिकल पर्सन्स है ना, पैदा हुए हुए हैं। वी आर ऑल नेचुरल पर्सन्स। ठीक है सर, लॉ के कंटेक्स्ट में पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जैसे मेरे पास में मेरी एक सेपरेट एंटिटी, मैं दुनिया की नजरों में एक अलग एग्जिस्ट करता हूं। मेरे पास एक आधार कार्ड है, मेरे आधार नंबर से दूसरा पर्सन नहीं हो सकता सेम आधार नंबर से। आई एम अ पर्सन। पर्सन मीन्स अ सेपरेट एंटिटी इनटू द आईज ऑफ लॉ। एम आई, मैं खुशबू से अलग हूं, मैं सुहान से अलग हूं भाई। मैं दुनिया में रतीश मोदी नाम का एक पर्सन हूं, नेचुरल पर्सन हूं, बायोलॉजिकली मेड पर्सन हूं। मैं इंडिविजुअल हूं, अलग हूं। मुझे सजा देनी होगी तो मुझे सजा दी जाएगी, मेरे बदले में खुशबू को नहीं दे दी जाएगी। ठीक है, आई एम अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, मैं एक नागरिक हूं भारत का। सर पर्सन आर्टिफिशियली, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर नेचुरल नहीं, हमने आर्टिफिशियल तरीके से एक पर्सन बनाया है। कंपनी क्या है? हमने एक आर्टिफिशियल तरीके से एक इंसान बनाया है, पर्सन बना, इंसान बोले तो एक पर्सन बनाया है। सर आर्टिफिशियली, हाँ नेचुरल बायोलॉजिकली थोड़ी ना कंपनियां पैदा कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। कैसे बना रहे हो सर?
कि सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आते हैं, 2 4 5 10 जितने लोगों को कंपनी बनानी है ये एक साथ इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं। जिस दिन उस कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है वो कंपनी अलग पैदा हो जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन, और उसको बनाने वाले लोग अलग रह जाते हैं। वो अब अलग मिलके एप्लीकेशन लगाई इन लोगों ने। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई अंडर कंपनीज एक्ट, सर ये अलग पर्सन बन गया उस दिन, आर्टिफिशियल पर्सन, और ये उसको बनाने वाले अलग पर्सन रह गए। क्या ये इतनी सी बात समझ में आई? अलग अलग खुशबू समझ में आई बेटा? यस। सो उस दिन हमने आर्टिफिशियल पर्सन को जन्म दिया, जिस दिन हमने इन सब की एप्लीकेशन पे एक कंपनी की, हम सब साथ में आके एक दूसरे के साथ में मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं। सर जैसे ही रजिस्टर हुई ये एक आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हो गया, और ये जिन्होंने मिलके बनाई है वो अलग हो गए। ठीक है सर, ये कंपनी को भी एक सिन नंबर दिया जाता है। कंपनी जैसे अपने को आधार कार्ड में आधार नंबर दिया जाता है ना, वैसे हर कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। एक कंपनी जिस एक सिन नंबर एक से ज्यादा कंपनीज को नहीं मिलेगा, तो हर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग पर्सन है। जैसे नेचुरल पर्सन है वैसे आर्टिफिशियल पर्सन भी कानून में बनाए जाते हैं। क्या ये थ्योरी समझ में आई आपको? इतनी सी बात जो समझाना चाह रहा हूँ सब लोगों को आई? जिया आई तेरे को बेटा? हाँ सर। ठीक है। रिचा, प्रिशा, एंसेल, एंसेल, यस सर। ठीक है आ गई ना? कोई डाउट हो तो रोक के पूछ लेना भाई। तो सर अब देखो, मान लो जिया वोरा कौन से ईयर में बर्थ हुआ है तेरा? 2008। 2008 की है ये। ठीक है, तो जिया वोरा के उससे याद रख लेना, एलएलबी एक्ट कब आया था? जिस साल जिया वोरा पैदा हुई थी उस साल। अब याद रह जाएगा सबको 2008? यस सर। चलिए सर, ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए था। अब सुनना, जिया वोरा हॉस्पिटल में बर्थ हुआ। हॉस्पिटल में बर्थ हुआ तो हॉस्पिटल की तरफ से जिया वोरा को एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला। मिला था जिया वोरा? सर मिला ही होगा, मेरे को क्या ध्यान, माँ हाँ। मम्मी पापा ने संभाल के रखा होएगा। अरे ऐसा नहीं है, सबको मिलता है। ठीक है, तो जिया वोरा को एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला। ठीक है सर, उस बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ था? उस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि आज तारीख, मान लो 1 जनवरी 2008 को इसका जन्म हुआ, तो उस पे ये तारीख डाली जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट पे, और लिखा जाएगा आज तारीख को, मान लो लीलावती हॉस्पिटल है, फॉर एग्जाम्पल लीलावती हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ, तो लीलावती हॉस्पिटल में एक फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ। किसके, जिनके फादर का नाम ये था। फादर का नाम क्या है जिया? तेजस। अरे फादर का नाम आदर से लेते हैं, श्री तेजस जी वोरा। ठीक है, तेजस जी वोरा। और माता जी का नाम क्या है बता? टीना। अरे फिर आदर से माता जी का नाम भी आदर से ही लेना चाहिए, टीना जी वोरा। ठीक है, तू तो ऐसे बात करी जैसे तेरे फ्रेंड्स हो। ठीक है, तो आज 1 जनवरी 2008 को लीलावती हॉस्पिटल में एक फीमेल चाइल्ड विच वॉज born टू मिस्टर तेजस वोरा एंड मिसेस टीना वोरा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर साइन करके और इसको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया। दिस बर्थ सर्टिफिकेट इज द प्रूफ दैट अ नेचुरल पर्सन, फीमेल चाइल्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बर्थ सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है, एविडेंस है, प्रूफ है कि इस तारीख को जिया वोरा का जन्म हुआ। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ये बात समझ में? हाँ सर बहुत सिंपल है, इसमें समझने की क्या है। तो सर जब इतने सारे लोगों ने मिलके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में एप्लीकेशन लगाई कि हम सब मिलके कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, और जब आरओसी ने देखा कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो उसने भी एक सर्टिफिकेट इशू किया। क्या सर्टिफिकेट इशू किया? इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस जैसे जिया वोरा को क्या मिला था? बर्थ सर्टिफिकेट। वो क्या था? प्रूफ था कि इस फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ है, एग्जिस्टेंस में आई है। वैसे ही
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, किसके द्वारा? आरओसी के द्वारा। वो क्या कहता है, आज इतनी तारीख को, मान लो 1/1/2015 को, ठीक है, एक कंपनी जिसका नाम ये है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है, एग्जिस्टेंस में आई है, और यहाँ पर उसकी साइन और सील होता है। यहाँ पर भारत के वो नेशनल एम्बलम देखा है, 4 शेर, 3 शेर जिनमें से दिखते रहते हैं, वो यहाँ पर एम्बलम लगा हुआ होगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रूफ है कि आज के दिन जो ये तारीख लिखी हुई है, इस दिन एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसका नाम ये है, उसका जन्म हुआ। समझ में आया क्यों बर्थ सर्टिफिकेट की कहानी गाने में इतनी देर लगाई? क्योंकि वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? आरओसी। सर्टिफिकेट का नाम क्या है सर? जो उधर बर्थ सर्टिफिकेट था वो इधर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी ने जन्म ले लिया है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कि सर आज के दिन इस आर्टिफिशियल पर्सन ने जन्म ले लिया है। कंसेप्ट समझ में आया? आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ सर, ठीक है। जिस दिन आरओसी ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है, ठीक है, उस दिन इस कंपनी को बनाने वाले लोग और ये कंपनी 2 सेपरेट एंटिटीज हो जाते हैं, सेपरेट पर्सन्स हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हो गया और बनाने वाले लोग ये रहे, ये सेपरेट है, ये अलग अलग माने जाएंगे। क्या ये भी बात समझ में आ गई? और डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट प्रिलिमिनरी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ सर, इतनी बात आ गई ना? बोलो हाँ तो बोला करो रे, टीचर का भी तो मोटिवेशन होना हाँ। चाहिए, ठीक है। एक बार ऋचा बांगड़, एक बार पता है क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हाँ, अब बताने में मजा आएगा। एक बार मैं गलती से I went to a Mohammedan girls school, Mohammedan girls college to teach. मोमेडन गर्ल्स कॉलेज में मैं पढ़ाने के लिए चला गया। वहां क्या है, तुम सब ने देखा होगा ना, वहां मतलब वो फेस कवर करके रखते हैं, बुर्का बुर्का पहन के रखते हैं। तो क्या नजर आई? सबकी बस आंखें ही नजर आई, वो भी पूरी नहीं नजर आ रही थी। बाकी फेस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। उन बेचारों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन पता पड़ ही नहीं रहे थे कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने अगले दिन वहां से मना कर दिया प्रिंसिपल साहब को कि मैं पढ़ाने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस या मुंह से बोलना ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्यों बता रहा हूँ रिचा? इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब जने हाँ ना टू वे कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे कम्युनिकेट कर दें, सर आप पूरी बकवास कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आया, या सर हाँ आपका पढ़ा हुआ समझ में आ गया। ठीक है भाई? अच्छा, जबरदस्ती मत बोल देना कि सर आप बकवास कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता पड़ता है कब मैं बकवास कर रहा हूँ और कब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सर बर्थ सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है सर। अच्छा, मैंने बताया था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करता है सर? आरओसी इशू करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये कौन होता है यार? ये वो आदमी होता है जो कि एक रजिस्टर मेंटेन करता है। रजिस्ट्रार में एक वर्ड रजिस्टर आ रहा है ना? हाँ सर। वो रजिस्टर में सारी डिटेल्स होती हैं, कितनी तारीख को कौन सी कंपनी क्या डिटेल्स के साथ में रजिस्टर हुई, ठीक है। अभी जमाना आईटी का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स का आ गया है, तो ये रजिस्टर कैसे मेंटेन होने लग गया है सर? इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होने लग गया है। पहले जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे 1980s 1990s में, इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो ये रजिस्टर कैसे मेंटेन होता था? फिजिकली मेंटेन होता था, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बातें हैं ये जो भी मैं बता रहा हूँ। आ जाओ वापस कंपनी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंपनी इज नथिंग बट ACPCS। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गया या नहीं आया बताइए? इसको समझाने की अब जरूरत है? ये नेचुरल नहीं है, हमारे तरह बायोलॉजिकल जन्मा हुआ नहीं है, ये आर्टिफिशियली जन्मा हुआ है। ये समझ में आ गया ना फर्स्ट पॉइंट? बताओ। आर्टिफिशियल पर्सन, एक सेकेंड के लिए जंप कर रहा हूं, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीड and is having a separate legal entity,
सेपरेट लीगल एंटिटी। बताया था जिस दिन कंपनी जन्म जाती है वो अपने बनाने वालों से सेपरेट हो जाती है। बताया था या नहीं? जब तक, सुनना, देखो समझने के लिए सुनना, मजाक के लिए मत सुनना। जब तक बच्चा मदर के अंदर होता है वो सेपरेट थोड़ी होता है, वो दोनों एक ही माने जाते हैं ना। जिस दिन बच्चा बर्थ ले लिया बच्चे की एग्जिस्टेंस अलग हो जाती है और बनाने वाले की, एक दोनों की एग्जिस्टेंस सेपरेट सेपरेट हो जाती है ना। यस सर, उसी तरीके से जिस दिन कंपनी बन गई ये सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। सेपरेट किससे? बनाने वालों से। क्या ये बात समझ में आ गई? सेपरेट लीगल एंटिटी है ये। यस सर, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। चलो ठीक है, अब बाकी के पॉइंट समझते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। ये 3 पॉइंट समझने हैं अपने को। देखो, सेम जो जूम का लिंक भेजा है ना, मीटिंग 40 मिनट्स की हो पाती है जूम लिंक पे, तो सेम मैं अभी मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, सेम जूम लिंक पे सभी जने वापस ज्वाइन कर लेना विद इन अ मिनट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ताकि हम आगे का ये 3 चीजें और समझ के आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, रीजॉइन ऑन द सेम लिंक। जब कभी भी मेरी क्लास खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेना ऑन द सेम लिंक।